इंडिया आज के हिसाब से वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है। इंडिया 5 महीने पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पूरे दुनिया को बेचती थी। इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक वर्ल्ड को कॉम्पिटिट कर रही है वैक्सीन बनाने में, पर कोविड से पहले हमारा जो फंडिंग था रिसर्च के लिए वो बहुत कम था और हमारे फंडिंग के हिसाब से बहुत प्रॉब्लम होते थे रिसर्च करने के लिए। पर आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं और आज हम बात करने वाले एक ऐसे अनटोल्ड स्टोरी के बारे में जिसमें हमारा जो इंडियन रिसर्चर्स है उन्होंने बड़ा बीमारी को एकदम तरीके से ख़त्म कर दिया या उसको रेयर कंडीशन में ला दिया इंडिया में। तो मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल इन्फो क्रिप्टो और आज हम बात करने वाले हैं अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन रिसर्चर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया में बहुत सारे लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स और हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनको हम क्रेडिट नहीं देते, पर हमारे जो इंडियन लीडर्स, रिसर्चर्स और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इंडिया को बनाने में। काला आज़र मनमोहन सिंह और वाजपेयी के एरा का सबसे खतरनाक बीमारी था और इस बीमारी को बहुत से रिसर्चर्स मिलके कम करने की कोशिश किए। उनमें से उपेंद्र भट्टाचार्य जी पहले थे और सीपी ठाकुर उनका ही मार्ग में चल के इस चीज़ को कम करने की कोशिश किया। WHO के हिसाब से ये जो रिसर्च था वो एक रेवोल्यूशन था वर्ल्ड के लिए, क्योंकि काला आज़र से बहुत सारे लोग मरते थे। आजकल के ज़माने को काला आज़र के बारे में उतना ज़्यादा डिटेल मालूम नहीं होगा, पर काला आज़र एक ज़माने में वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट किलिंग डिसीज़ था। वो पहले बांग्लादेश में देखा गया था और तब बांग्लादेश असम का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी था और उसको असम फीवर भी बोला गया था। पहले वो मलेरिया का सिम्टम्स दिखाने के वजह से उसको मलेरिया समझते थे, पर बाद में नया फीवर सिम्टम्स आने के वजह से उसको वो लोग असम फीवर बोलने लगे या उसको असम फीवर का नाम दिया गया था। उपेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी वो काला आज़र के ऊपर रिसर्च भी किए और उनको नोबेल प्राइज़ में नॉमिनेट भी किया गया था काला आज़र के क्यूर देने के लिए। उन्होंने यूरिया सेटाबिमिन से काला आज़र को क्यूर करने का कोशिश किया और काला आज़र को बहुत हद तक कम करने की कोशिश भी की गई थी, पर टाइम जाते जाते मेडिकल फील्ड में भी इम्प्रूवमेंट्स लाना पड़ता है, पर काला आज़र के केस में वो नहीं हुआ, जिसके वजह से उपेंद्र नाथ जी का जो रिसर्च था या वर्क था वो अभी भी रेलेवेंट था, पर उसमें बहुत सारे मेडिकल इम्प्रूवमेंट्स के ज़रूरत थे। बहुत टाइम तक काला आज़र बढ़ता गया और वो एक कॉमन डिसीज़ के जैसा बन गया, पर सीपी ठाकुर काला आज़र के बारे में रिसर्च करना भी शुरू किए और उन्होंने 5 दिन का वर्कशॉप भी रखा काला आज़र के ऊपर। और जब वो हेल्थ मिनिस्टर भी थे वाजपेयी जी के टाइम पे, वो काला आज़र के ये रिसर्च से कनेक्टेड थे और उनका और उनके टीम का ही कंट्रीब्यूशन के वजह से वर्ल्ड में पहला ओरल काला आज़र ड्रग आया। जब सीपी ठाकुर रिसर्च कर रहे थे तब काला आज़र 88 कंट्रीज़ पे सबसे ज़्यादा डेडली डिसीज़ था और सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट किलिंग डिसीज़ था। पर जब सीपी ठाकुर का रिसर्च ख़त्म हो गया और ओरल ड्रग्स मार्केट में आया तब काला आज़र वन ऑफ द रेयर डिसीज़ हो गया था। इंडिया के रिसर्चर्स ने बहुत बड़ा अचीवमेंट इससे करके दिखाया। जब सीपी ठाकुर हेल्थ मिनिस्टर थे तब हमारा जो रिसर्च का फंडिंग था वो 3% तक था, पर उसके बाद 1% गया और 1% से भी कम गया था। काला आज़र जैसे डेंजरस डिसीज़ को हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने अच्छे तरीके से टैकल करके उसको क्यूर भी किया। ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट के सबसे बड़ा अचीवमेंट में से एक माना जा सकता है। बहुत हद तक बहुत साइंटिस्ट, लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स, सोशल एक्टिविस्ट उनको क्रेडिट ही नहीं देते, पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर वो लोग नहीं होते तो हमारा इंडिया ऐसा नहीं होता, ऐसा बेटर कंडीशन में होता ही नहीं। जो रिसर्च
उपेंद्रनाथ भट्टाचार्य जी, सीपी ठाकुर ने किया, उसके वजह से काला अज़र बहुत हद तक कम हो गया था। वरना काला अज़र अब के लिए एक नॉर्मल सा एक कॉमन डिसीज़ होता था, जहाँ बहुत सारे लोगों का जान भी जा सकती थी। पर हम ये सब चीज़ों का ना ही क्रेडिट करते या ना ही याद रखते। हमें इन सब लोगों का बारे में थोड़ा सा तो जानने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अगर उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था तो आज के लिए हमारा इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा नहीं होता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करो, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सो जहाँ भी घूमना चाहते हो मास्क पहन के घूमो। स्टे सेफ, रेस्पेक्ट इंडिया। जय हिंद।